लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार ने जबरदस्त वापसी की और दिन के ऊपरी स्तरों के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 448 अंकों की तेजी के साथ 84,929 पर और निफ्टी 151 अंक चढ़कर 25,966 पर बंद हुआ, जिससे बाजार में फिर से पॉजिटिव माहौल बनता दिखा। खास बात ये रही कि निफ्टी 25,950 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा और 40 से ज्यादा शेयरों में तेजी देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि तेजी सिर्फ चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाजार में चौड़ाई भी मजबूत रही। बैंकिंग सेक्टर ने भी अच्छा साथ दिया और निफ्टी बैंक 156 अंक चढ़कर 59,069 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 718 अंकों की छलांग लगाई और 60,310 के स्तर पर पहुंच गया, जो रिस्क लेने की बढ़ती हिम्मत दिखाता है। एनएससी पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 के पक्ष में रहा, यानी गिरने वाले शेयरों के मुकाबले 2 गुने शेयर बढ़त में रहे। ये साफ संकेत है कि निवेशकों का भरोसा पूरे बाजार में फैला हुआ था। बाजार की तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका से मिले राहत भरे संकेत रहे। नवंबर में यूएस सीपीआई घटकर 2.7% रहा, जो पहले 3% था। इससे उम्मीद बढ़ी कि यूएस फेडरल रिजर्व आगे चलकर ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। कम ब्याज दरें उभरते बाजारों जैसे भारत के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं, क्योंकि इससे विदेशी निवेश बढ़ता है। यही वजह है कि ग्लोबल संकेतों का असर सीधे भारतीय बाजार पर दिखा। एशियाई बाजारों से भी मजबूत सपोर्ट मिला। जापान का निकेई 225 करीब 1.3% चढ़ा, साउथ कोरिया का कॉस्पी 0.8% ऊपर रहा और ताइवान का टाईएक्स 1.3% मजबूत हुआ, जिसमें माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के अच्छे नतीजों का बड़ा योगदान रहा। भारतीय रुपया भी लगातार तीसरे दिन मजबूत हुआ और डॉलर के मुकाबले 80.15 पर खुला। पिछले 3 दिनों में करीब 1% की मजबूती से संकेत मिलता है कि आरबीआई का सपोर्ट और डॉलर की कमजोरी बाजार के लिए पॉजिटिव फैक्टर बने। निवेशकों की खरीदारी ने भी बाजार को मजबूती दी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 600 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2,700 करोड़ से ज्यादा का मजबूत निवेश किया। तीसरा और सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट जापान से जुड़ा था। जापान का इन्फ्लेशन डेटा 2.9% आया, जो पिछले ट्रेंड के मुकाबले थोड़ा शांत माना गया और 3% के नीचे रहना बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत माना गया। जापान में लगातार बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक का डर बना हुआ था। इन्फ्लेशन के काबू में रहने से ये चिंता थोड़ी कम हुई और इससे ग्लोबल मार्केट्स को भी सपोर्ट मिला। इसके साथ ही बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। ये फैसला पहले से अनुमान में था, इसलिए इसे कोई बड़ा सरप्राइज नहीं माना गया और बाजार ने इसे काफी हद तक पहले ही प्राइस इन कर लिया था। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने साफ किया कि आगे के फैसले पूरी तरह डेटा ड्रिवन होंगे और 2026 में रेट हाइक तभी होगा जब इकोनॉमी और इन्फ्लेशन उनके अनुमान के मुताबिक रहेगा। आईटी सेक्टर में तेजी देखने को मिली, जहां एक्सेंचर के बेहतर Q1 नतीजों से इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसे शेयर करीब 1% तक चढ़े। इससे ये संकेत मिला कि ग्लोबल आईटी डिमांड में सुधार की उम्मीद बनी हुई है। फार्मा सेक्टर में भी खरीदारी दिखी, खासकर यूएस डिफेंस बिल और बायोसिक्योर एक्ट से जुड़ी खबरों के चलते। डिवीज, वॉककार्ट और लॉरिस लैब्स जैसे शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिली। टेक्निकल नजरिए से देखें तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि निफ्टी के लिए 25,900 से 26,000 का स्तर बड़ा रेजिस्टेंस है। वहीं नीचे की तरफ 25,700 से 25,600 का जोन सपोर्ट माना जा रहा है। जब तक निफ्टी 25,500 के ऊपर बना रहता है, तब तक बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट पर खरीदारी की रणनीति ठीक मानी जा रही है। हालांकि ऊपरी स्तरों पर सतर्कता जरूरी बताई जा रही है। टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा के मुताबिक साप्ताहिक चार्ट पर डोजी कैंडलस्टिक बनी है, जो बाजार में अनिश्चितता और खरीदार बिकवाल के बीच खींचतान को दिखाती है। उन्होंने बताया कि इंडेक्स 10 डे एसएमए के ऊपर बंद नहीं हो पाया, जिससे शॉर्ट टर्म में बाजार का मूड अभी पूरी तरह मजबूत नहीं कहा जा सकता। आने वाले सत्रों में बाजार के 58,800 से 59,500 की रेंज में कंसोलिडेट करने की संभावना है। अगर इंडेक्स 59,500 के ऊपर मजबूती से निकलता है तो नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। वहीं 58,800 के नीचे फिसलने पर कमजोरी और गहरी हो सकती है, इसलिए इन स्तरों पर नजर रखना जरूरी है। निफ्टी में इस हफ्ते एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और एटर्नल जैसे शेयरों में कमजोरी दिखी। वहीं इंटरग्लोब एविएशन, श्रीराम फाइनेंस, टीसीएस और इन्फोसिस ने इंडेक्स को सपोर्ट दिया। मिड कैप सेगमेंट में इंडियन ओवरसीज बैंक, सेल, कमिंस इंडिया, आदित्य बिरला कैपिटल और जी एंटरटेनमेंट में गिरावट रही। दूसरी तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, अशोक लेलैंड, टाटा एलेक्सी और भारती हेक्साकॉम ने अच्छी बढ़त दिखाई। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि बाजार में तेजी जरूर लौटी है, लेकिन अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में निवेशकों के लिए चुनिंदा शेयरों में सोच समझकर बाय ऑन डिप्स और सख्त स्टॉप लॉस के साथ चलना ही सबसे समझदारी भरी रणनीति मानी जा रही है।
क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का आईपीओ निवेशकों के लिए निराशाजनक साबित हो रहा है। शुक्रवार को शेयर में 17% तक की तेजी जरूर आई और ये कुछ समय के लिए 290 रुपए के आईपीओ प्राइस तक पहुंचा, लेकिन दिन के अंत में फिर इशू प्राइस से नीचे फिसल गया। यानी रिकवरी दिखी है, लेकिन भरोसेमंद मजबूती अभी नजर नहीं आ रही। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का 290 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के मामले में बेहद जबरदस्त रहा था। कुल मिलाकर इशू को 187 गुना सब्सक्राइब किया गया, जिसमें रिटेल निवेशकों की भागीदारी सबसे ज्यादा रही। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में शुक्रवार को 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। इसकी बड़ी वजह कंपनी की सब्सिडियरी द्वारा 3,300 करोड़ रुपए की फंडिंग और एजीआर बकाया पर संभावित राहत की खबर रही। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अनलिस्टेड और सिक्योर्ड एनसीडीएस जारी करके 3,300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस फंडिंग में बड़े एनबीएफसीज, एफपीआईज और एआईएफ्स की मजबूत दिलचस्पी देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस में जापान की मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप की बड़ी एंट्री के बाद शेयर में करीब 4% की तेजी देखी गई। एमयूएफजी ने कंपनी में 20% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। एमयूएफजी ने साफ किया है कि वो भविष्य में श्रीराम फाइनेंस में और हिस्सेदारी बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं करती। हालांकि भारत के बैंकिंग ओनरशिप नियमों को लेकर कुछ सीमाएं भी बताई गई हैं। एमयूएफजी के सीईओ हिरोनोरी कामिजावा के मुताबिक ये साझेदारी भारत में स्थिर और लंबी अवधि की ग्रोथ के साझा विजन पर आधारित है। वहीं श्रीराम फाइनेंस के उमेश रिवांकर ने इसे कंपनी की ग्रोथ के लिए निर्णायक कदम बताया। ये डील $4.4 बिलियन यानी करीब 39,600 करोड़ रुपए की है, जिसे भारत के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा एफडीआई माना जा रहा है। इस सौदे के तहत एमयूएफजी को बोर्ड में 2 डायरेक्टर नियुक्त करने का अधिकार मिलेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयरों ने बाजार में शानदार शुरुआत की और आईपीओ प्राइस से 20% से ज्यादा प्रीमियम पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के साथ कंपनी का वैल्यूएशन करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। एनएसई पर शेयर 2600 रुपए पर लिस्ट हुआ, जो आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड 2165 रुपए से करीब 20% ज्यादा है। कारोबार के दौरान शेयर 23% तक चढ़कर 2663 रुपए 40 पैसे के स्तर तक पहुंचा। लिस्टिंग के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड एएमसी बन गई। ब्रोकरेज हाउसेज स्टॉक पर पॉजिटिव बने हुए हैं। प्रभुदास लीलाधर और सेंट्रम ब्रोकिंग ने बाय रेटिंग दी है, जबकि सेंट्रम ने 3,181 रुपए का टारगेट दिया है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में लगातार गिरावट के बाद आज 10% का अपर सर्किट देखने को मिला। इसकी वजह प्रमोटर हिस्सेदारी बिक्री पर कंपनी की ओर से आई सफाई रही। कंपनी ने कहा कि प्रमोटर की शेयर बिक्री पहले से तय थी और अब पूरी हो चुकी है। हालांकि एक्सपर्ट्स इस तेजी से प्रभावित नहीं है। अरुण कुमार मंत्री के मुताबिक 40 के नीचे भारी वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ है और 35 से 36 के आसपास निकलना बेहतर रहेगा। आज बाजार में 2 ऐसे शेयर रहे जिन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में अचानक सबका ध्यान खींच लिया। दोनों ही शेयर अपर सर्किट पर लॉक हो गए, लेकिन सवाल यही है कि ये तेजी दमदार है या सिर्फ कुछ समय का जोश। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर आज जोरदार तेजी में दिखा। शेयर ने 164.96 रुपए के बंद भाव के बाद 168 रुपए पर शुरुआत की और कुछ ही देर में 173.20 रुपए पर अपर सर्किट में लॉक हो गया। यानी एक दिन में ही खरीदारों की लंबी कतार लग गई। चिंता की बात यह है कि मार्च 2024 के बाद से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार इस शेयर से बाहर निकल रहे हैं। एफआईआईज की हिस्सेदारी 11.35% से घटकर 7.08% रह गई है, जो तेजी की मजबूती पर सवाल खड़े करती है। दूसरी तरफ स्मॉल कैप शेयर काया लिमिटेड ने भी अचानक रफ्तार पकड़ ली। शेयर ने 327 रुपए के बंद भाव के बाद 330 रुपए पर ओपनिंग की और थोड़ी ही देर में 359.80 रुपए तक पहुंचकर 10% अपर सर्किट में लॉक हो गया। आज की तेजी के पीछे अगर कोई ठोस कमाई या फंडामेंटल से जुड़ी खबर नहीं है, तो ये मूव शॉर्ट कवरिंग या ट्रेडिंग आधारित भी हो सकता है। सिर्फ अपर सर्किट देखकर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। 1 साल का रिटर्न अब भी करीब 4% नेगेटिव है। अडानी ग्रुप को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या आने वाले समय में ग्रुप अपनी कोई एयरलाइन शुरू करेगा। इस पर जीत अडानी ने बिल्कुल साफ कहा कि अडानी ग्रुप का एयरलाइन बिजनेस में उतरने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये ना तो उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से मेल खाता है और न ही रिटर्न एक्सपेक्टेशन से। जीत अडानी ने समझाया कि अडानी ग्रुप हमेशा हाई मार्जिन और एसेट हैवी बिजनेसेस पर फोकस करता है, जबकि एयरलाइन सेक्टर में मार्जिन्स कम होते हैं और जोखिम ज्यादा रहता है। अडानी एयरपोर्ट्स के फ्यूचर पर बात करते हुए जीत अडानी ने कहा कि आईपीओ से ज्यादा ग्रुप डीमर्जर को प्राथमिकता देता है। उनका मानना है कि डीमर्जर से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए सीधे वैल्यू अनलॉक होती है, जबकि आईपीओ में ये फायदा तुरंत नहीं मिलता।
टाटा ग्रुप की टाटा स्टील ने अपनी फॉरेन सब्सिडियरी टाटा स्टील होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड में हिस्सेदारी बढ़ाते हुए करीब 149 करोड़ शेयर्स करीब 1355 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। ये ट्रांजैक्शन 19 दिसंबर 2025 को पूरा हुआ है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद भी टाटा स्टील होल्डिंग्स पूरी तरह टाटा स्टील की ओन्ड सब्सिडियरी बनी रहेगी। शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा स्टील का शेयर शुक्रवार को हल्की तेजी के साथ 168.80 पर बंद हुआ। पिछले एक साल में शेयर करीब 18% की बढ़त दिखा चुका है। JSW ग्रुप अब पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अपनी पूरी तरह इन हाउस ब्रांड के साथ एंट्री करने जा रहा है। ग्रुप की नई यूनिट JSW मोटर्स अगले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अपना पहला व्हीकल लॉन्च करने का लक्ष्य रख रही है। सज्जन जिंदल के मुताबिक JSW मोटर्स हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस करेगी और इसके लिए चाइना, जर्मनी और UK जैसे देशों से एडवांस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स की जा रही हैं। मकसद है ग्लोबल लेवल टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाना। JSW का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस क्लीन फ्यूल सेगमेंट में उतरेगा, जहां इसका मुकाबला टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, Hyundai मोटर इंडिया और मारुति सुजुकी जैसी इस्टेब्लिश्ड कंपनियों से होगा। इसके साथ ही JSW ग्रुप लिथियम आयन बैटरी बिजनेस में भी बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। नागपुर में बैटरी प्लांट लगाने की योजना है, जहां भविष्य में 50 गीगावाट तक की कैपेसिटी डेवलप की जा सकती है। वारी एनर्जीज की US सब्सिडियरी वारी सोलर अमेरिकाज ने यूनाइटेड सोलर होल्डिंग के साथ $30 मिलियन का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया है। ये इन्वेस्टमेंट पॉलीसिलिकॉन सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए है, जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग का अहम हिस्सा होता है। यूनाइटेड सोलर होल्डिंग ओमान में हाई प्योरिटी पॉलीसिलिकॉन बनाती है, लेकिन अभी तक कंपनी का कोई टर्नओवर नहीं है। ये डील जनवरी 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस खबर के बाद शेयर 6% से ज्यादा गिरकर ₹3057 पर बंद हुआ। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी KIMS ने सनशाइन हॉस्पिटल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 75.53% कर ली है। इसके लिए कंपनी ने करीब 148 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। सनशाइन हॉस्पिटल पिछले 3 सालों से लगातार ग्रोथ दिखा रहा है और 2025 में इसका टर्नओवर 597 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये एक्विजिशन KIMS की हेल्थ केयर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। शेयर इस खबर से पहले ₹637.90 पर हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। सूरज एस्टेट डेवलपर्स ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में 2 लैंड पार्सल्स खरीदे हैं। ये एक्विजिशन कंपनी की प्रीमियम रियल एस्टेट प्रेजेंस को और मजबूत करने के लिए की गई है। कंपनी का फ्लैगशिप कमर्शियल प्रोजेक्ट वन बिजनेस बे पहले ही लॉन्च हो चुका है, जिसका एस्टिमेटेड GDV करीब 1200 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट मुंबई के की बिजनेस हब से अच्छी कनेक्टिविटी देता है। स्टॉक्स टू बाय की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने आदित्य बिरला रियल एस्टेट पर कवरेज शुरू करते हुए बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने 2275 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 33% अपसाइड दिखाता है। अभी 8 एनालिस्ट्स ने बाय रेटिंग दी है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि 2025 में अब तक शेयर करीब 32% गिर चुका है। फेडरल बैंक पर मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाभा का कहना है कि स्टॉक में लंबा कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है और अब ब्रेकआउट आया है। उनके मुताबिक फिलहाल स्टॉक के लिए कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। फेडरल बैंक अभी करीब 266 के आसपास है और अगला लक्ष्य 300 माना जा रहा है। जो निवेशक पहले से इसमें है, उनके लिए बने रहना ठीक है, जबकि गिरावट पर खरीद की सलाह दी जा रही है। मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सरादा ने SBI में ट्रेड की सलाह दी है। उनके मुताबिक स्टॉक 8 दिन से स्थिर है, RSI भी मजबूती दिखा रहा है और पिछले 5 महीनों से ये बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। SBI के लिए 1010 का टारगेट दिया गया है, जबकि 960 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह है। यानी बैंकिंग स्पेस में अभी भी निवेशकों के लिए मौके बने हुए हैं। फिलिप कैपिटल ने अपनी नई रिपोर्ट में भारत की प्रमुख डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनियों मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले वर्षों में इन तीनों कंपनियों को डिफेंस सेक्टर की मजबूत ग्रोथ का सीधा फायदा मिल सकता है। ब्रोकरेज ने मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स पर बाय रेटिंग देते हुए 3200 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। मौजूदा स्तरों से ये करीब 36% की संभावित तेजी दिखाता है, खासकर तब जब शेयर हालिया करेक्शन के बाद निचले स्तरों पर है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के लिए फिलिप कैपिटल ने 2800 रुपए का टारगेट दिया है। ये मौजूदा भाव से करीब 26% का अपसाइड बनता है और कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक इसे सपोर्ट करती है। कोचिन शिपयार्ड को लेकर ब्रोकरेज सबसे ज्यादा बुलिश है। इस शेयर के लिए 2175 रुपए का टारगेट रखा गया है, जो मौजूदा स्तरों से करीब 44% की संभावित तेजी को दिखाता है। इन तीनों डिफेंस शेयरों में हाल के महीनों में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है।
मैज़गॉन अपने रिकॉर्ड हाई 3,775 रुपए से करीब 37% नीचे है, जबकि कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% और 37% नीचे कारोबार कर रहे हैं। पिछले महीने लिस्ट हुई फार्मा सेक्टर की कंपनी सुदीप फार्मा ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी की आय में सालाना आधार पर 9% से ज्यादा की बढ़त हुई है, लेकिन मुनाफा, एबिडा और मार्जिन तीनों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे नतीजे थोड़े मिले जुले नजर आते हैं। सुदीप फार्मा का शुद्ध मुनाफा साल दर साल 6% घटकर 45.8 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 48.8 करोड़ रुपए था। दूसरी तरफ कंपनी की कुल आय बढ़कर 162.7 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो बिजनेस ग्रोथ को दिखाता है। एबिडा के मोर्चे पर कंपनी पर दबाव साफ दिखा, क्योंकि ये 11% से ज्यादा गिरकर 55.5 करोड़ रुपए रह गया। साथ ही एबिडा मार्जिन भी 42.7% से घटकर 34.1% पर आ गया। लिस्टिंग के बाद स्टॉक में कमजोरी है और अब ये लिस्टिंग प्राइस से करीब 6% नीचे है, हालांकि इशू प्राइस से अब भी करीब 16% ऊपर बना हुआ है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल्स ने एक बड़ा अधिग्रहण करने का ऐलान किया है। इसकी 100% सब्सिडियरी टाटा केमिकल्स इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड ने सिंगापुर की नोवा बे पीटीई लिमिटेड को करीब 25 मिलियन यूरो में खरीदने के लिए समझौता किया है। नोवा बे प्रीमियम ग्रेड सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती है और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इस सेगमेंट की बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। इसके प्रोडक्ट्स फार्मा, पर्सनल केयर और फूड जैसे हाई वैल्यू सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं, जिससे टाटा केमिकल्स को बेहतर मार्जिन वाले बिजनेस में मजबूती मिलेगी। नोवा बे की मौजूदा क्षमता 60,000 टन है, जिसे आगे चलकर 1 लाख टन तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 1 साल में टाटा केमिकल्स का स्टॉक करीब 28% गिर चुका है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी के शेयरों में तेजी आई जब कंपनी ने ऑटो इंश्योरेंस सर्विस में उतरने का ऐलान किया। कंपनी एक नई पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी बनाएगी, जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करेगी। एथर का कहना है कि इस कदम का मकसद ग्राहकों के लिए वाहन मालिकाना अनुभव को आसान बनाना और एक स्थायी रेगुलर रेवेन्यू सोर्स तैयार करना है। कंपनी ईवी यूज के हिसाब से खास इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिजाइन करना चाहती है। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल ने अवधूत साथे ट्रेडिंग एकेडमी को बड़ी राहत दी है। सैट ने सेबी के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें 546 करोड़ रुपए जमा करने और एकेडमी के ऑपरेशन पर रोक लगाने को कहा गया था। सैट ने स्टेटस को बनाए रखते हुए एकेडमी को बैंक और डीमैट अकाउंट्स चलाने की इजाजत दी है, ताकि संस्थान का कामकाज प्रभावित न हो। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि बिना सुनवाई के इतना बड़ा आदेश देना चौंकाने वाला है। आरती इंडस्ट्रीज ने अपने स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस को मजबूत करने के लिए मेथनॉल और टोल्यूइन जैसे अहम कच्चे माल की सप्लाई के लिए लंबी अवधि के समझौते किए हैं। ये समझौते जीसीसी कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया के सप्लायर्स के साथ हुए हैं। श्री सीमेंट ने महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में 2000 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया है। इस निवेश से 2 मिलियन टन प्रति वर्ष की नई सीमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी, जिससे कंपनी की कुल क्षमता बढ़ेगी। ये प्लांट कंपनी की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत श्री सीमेंट अपनी क्षमता 68 MTA से बढ़ाकर 80 MTA करना चाहती है। मैनेजमेंट का मानना है कि भारत में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत अभी काफी कम है और आगे इसमें तेज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कंपनी का कहना है कि पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद करीब 2 साल में प्लांट पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसके बाद श्री सीमेंट भविष्य में 100 MTA क्षमता तक पहुंचने की योजना पर भी काम